बताओ जल्दी से। 76, ठीक है 76, हाँ वेरी गुड। नोट करो सर आंसर 76 याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब हम आ रहा है राष्ट्रपति के कार्य पर। राष्ट्रपति के कार्य में एक कार्य क्या है भाई, जब भी नई संसद का गठन होगा, जब भी नई संसद का गठन होगा तो उस गठन के बाद संसद को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। ना केवल संसद को बुलाने का काम है, साथ ही साथ संसद को संबोधित करने का भी काम है। संसद में अभिभाषण, अभिभाषण यानी कि अभिनंदन भाषण है ना, शुरुआती भाषण देने का भी काम है। और अगर कभी ज्वाइंट बैठक हुई, संयुक्त बैठक हुई, तो उस संयुक्त बैठक में भी बुलाने का किसका काम है? नोट करोगे इस बात को, संयुक्त बैठक में बुलाने का काम। सब नोट करते चलो, देखते चलो। ना केवल संसद को बुला रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, संसद को कार्यवाही के लिए आमंत्रित करेगा कि अरे भाई सांसद लोग आ जाए, कार्यवाही शुरू की जाए। ये सारा इन्विटेशन कौन दे रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिक हेड है ना, तो उसी का जो काम है कि संसद की कार्यवाही शुरू करवाई जाए, संसद क्रिया में आए। ये किसकी जिम्मेदारी? राष्ट्रपति की। क्यों? क्योंकि क्या है कार्यपालिका का प्रमुख है। मेरी बात समझ? आराम समझो, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसे नोट करते चलो सब कुछ, क्योंकि आज हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा। कल मैं चाह रहा हूं तुम लोग का सीएम वाला पार्ट पूरा खत्म करवा के जाए, ठीक है। कल मेरी लास्ट क्लास है ओपनली, तो कल मैं पूरा सीएम कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उतना खत्म करवा के जाऊं, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर संसद में कोई दिक्कत हो गई है ना, तो स्थगन करने का काम या निलंबन करने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति का है। कोई दिक्कत नहीं है ना, संसद में कोई दिक्कत आ रही है, संसद कार्रवाई नहीं चल पा रही है ना, संसद को अब निलंबित करना है, स्थगित करना है ना, देश में कोई आक्रमण हो गया, संसद का स्थगन करना है, राष्ट्रपति शासन लग गया है या इमरजेंसी लग गई है, आपातकाल लग गया है, स्थगित करना है कार्यवाही, तो स्थगित और निलंबन कब होगा? राष्ट्रपति के घोषणा के बाद। मेरी बात सुनो, उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। तो संसद को बुलाना, संसद में कार्यवाही शुरू करना और संसद की कार्यवाही बंद करना किसकी जिम्मेदारी? राष्ट्रपति की, क्योंकि क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति सारी की सारी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, इसलिए वो सारी क्रियाएं करवा सकते हैं। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लोकसभा भंग करना, लोकसभा भंग करना, लोकसभा भंग करना मतलब एक होता है निलंबन, स्थगन। उसमें क्या था? उसमें बस उसे रोक दिया गया है ना, लेकिन भंग करने का मतलब अब एमपी नहीं रहा। समझ आ रहा है? अब लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे, उन्हें दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, दोबारा अपने उम्मीदवारी को दिखाना पड़ेगा, समझ गए ना, दोबारा चुनाव लड़के जीत के आना पड़ेगा। तो लोकसभा को भंग करने के लिए सपोज कि त्रिशंकु संसद है, समझ गया? त्रिशंकु जी बता चुका हूं क्लास में, है ना। उस समय राष्ट्रपति ने खूब कोशिश की कि सरकार बन जाए। एक को जिम्मेदारी दी, वो भी नहीं बना पा रहे हैं, उनके पास 110 है, याद रहे, इसलिए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। बी को जिम्मेदारी दी, उनके पास 70 है। सी को जिम्मेदारी दी, उनके पास 50 है। कोई भी एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। कितना चाहिए? 110 प्लस 70, 180 प्लस 200, सॉरी 280 प्लस 50, सॉरी 180 प्लस 50, 230 है कुल सीट। कितना चाहिए? 50%, यानी कि 115। किसी एक के पास 115 नहीं है और कोई एक दूसरे का साथ भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अगर त्रिशंकु संसद बैठ गई है और सरकार नहीं बन पा रही है, तो अंततः क्या करना पड़ेगा? लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। और कभी कभी प्रधानमंत्री की खुद की सलाह पर भी लोकसभा को भंग करना पड़ सकता है, जैसा सन 2004 में बता चुका हूं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्हें लगा कि आगामी चुनाव 6 महीने बाद है, अभी हवा हमारे साथ है, अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो हम जीतकर
आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री ने सलाह दी राष्ट्रपति को कि लोकसभा को बंद कर दो, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, लोकसभा को बंद कर दिया। समझ आ रहे? यानी कि अब दोबारा से चुनाव भंग हो गई है, यानी अब दोबारा से चुनाव होंगे। जब स्थगित होती तो दोबारा से चुनाव ना होते, भंग हो गई यानी कि वो शक्ति जा चुकी है, अब एमपी नहीं रहा है, यानी एमपी बनने के लिए उसे अपनी जगह पे अपने एरिया सांसद का चुनाव लड़ना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं नोट किया कुछ है ना? लोकसभा भंग हो गई यानी कि एमपी नहीं रहा है, लोकसभा का एमपी, अब इसे दोबारा से अपने सांसद का चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब दोबारा चुन कर आएगा, लड़कर आएगा, उसके बाद वो बताएगा सरकार को समर्थन देगा, और उसके बाद सरकार बन सकती है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो त्रिशंकु संसद के समय राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का सर्वाधिक उपयोग कर सकता है। समझा? किसी को भी ऑफर दिया, कोई सक्षम नहीं है, तो लोकसभा भंग कर दिया कि भैया ऐसा है, किसी को सरकार नहीं बना पा रहा कोई, जब दोबारा से लड़कर आऊं। ऐसा कई बार हुआ 1998 से 2000 के 1998 के बीच में। समझे? वो 3-4 साल जो रहे, बहुत सारी लोकसभाएं भंग हुई, कोई दिक्कत नहीं, बार बार सरकार नहीं बन पा रही, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आगे मेरी बात? चलो, ये बता दिया मैंने। लोकसभा में अभिभाषण या सरकार बनने के बाद अभिभाषण या संसद के बनने के बाद संसद की कार्यवाही में शुरू में अभिभाषण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक काम ये, इसके अलावा प्रधानमंत्री को संदेश भेजना, समझा कि क्या चल रहा है वहां पर, कार्यवाही मुझे बताओ। प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है अनुच्छेद 78 के तहत, नोट करके चलो, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री पर जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि वो राष्ट्रपति तक मंत्रिपरिषद का संदेश ले जाएगा, और साथ ही साथ अगर उसे किसी भी प्रकार की जानकारी इकट्ठी करनी है, राष्ट्रपति को संसद की किसी कार्यवाही के बारे में जानना है, किसी आगामी विधेयक के बारे में जानना है, किसी चल रहे विधेयक के बारे में जानना है, तो सारी की सारी जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। किसी भी समय कॉल कर लिया, रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही, समय मोदी जी को गाड़ी आगे जाती मेरे मुंह में, प्रधानमंत्री जी बताइए क्या चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ गुजरात में नींद नहीं पड़ रही है, से कैसे नहीं निकला, प्रधानमंत्री को कॉल रिसीव करना ही करना पड़ेगा। फिर रात को 3 बजे कॉल किया, प्रधानमंत्री जी आपने 2 बजे को बताया था, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से बताइए, मम्मी ने की समझ ना, राष्ट्रपति के कॉल प्रधानमंत्री को रिसीव करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, किसी भी मोमेंट पर जानकारी देनी पड़ेगी, कई बार जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे मुझे कई बार एक ही चीज चिल्ला कर, हाँ ऐसा मत करो, पिटाई हो जाएगी, एक ही बार में समझो, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ले सकता, पी सकता है, समझ? देखो अनऑफिशियली तो कुछ भी हो सकता है, अनऑफिशियली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली क्या है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सब कुछ पता करेगा। मंत्रिपरिषद को मंत्री कौन बना रहा है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री ने बोला कि इस आदमी को मंत्री बनाओ, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसे ये वाला मंत्री बनाओ, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसे ये वाला मंत्री बनाओ, समझ? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्तियां कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी रखने का पूरा अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और अगर मंत्री बदमाशी कर रहा होगा, प्रधानमंत्री या सरकार की बात नहीं मान रहा होगा, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलकर ऐसे मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, कहां पर अभिभाषण? कुछ नहीं है, बस एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज है कि आप लोग चुनकर आए हैं, कई दिन बाद मिल रहे हैं, हेलो भाई बहनों कैसे हो, समझ रहे ना? बस वही है, हाय हेलो उनका। क्या बात क्लियर है?
अभिभाषण बस कुछ नहीं है, राष्ट्रपति एक भाषण देगा, बस सिंपल सा। जो पहला भाषण है वो अभिभाषण। मेरी बात सुनो, संसद का पहला भाषण, संसद की कार्यवाही स्टार्ट होने से पहला भाषण, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे बोलते हैं अभिभाषण। इसके अलावा ये पता ही तुमने को कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति आ जाएगी। क्या कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो केवल राष्ट्रपति के कहने पर ही पेश किए जाएंगे, जैसे वेरी गुड धन विधेयक, समझे मेरी बात, बहुत जरूरी बात है, धन विधेयक। और कोई है ऐसा, जल्दी से बताओ, शाबाश। संविधान संशोधन विधेयक, ये सब ये माना जाता है कि राष्ट्रपति को पहले दिखा कर लाया जा रहा है। मेरी बात सुनाई, इन सबके लाने से पहले राष्ट्रपति को ऐसा माना जाए कि दिखाया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के सामने ये पहले रख चुके हैं और अब संसद में बहस हो रही है। समझो, अगर राष्ट्रपति के सामने पहले रख चुके हैं और अब संसद में बहस होनी है, और अगर अब संसद ने इसे पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास दोबारा साइन करने के लिए पहुंचा, तो अब राष्ट्रपति इन्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही लाए गए हैं। राष्ट्रपति ने पहले देख चुका है, इनकी अनुमति राष्ट्रपति ने नहीं दी है, तभी लाए गए। याद रहेगी बात। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति मना कर सकता है, अरे नहीं सही नहीं है, जाओ दोबारा जाके सही करो, एक बार वापस कर सकता है ना, बता चुका है। सामान्य विधेयक को एक बार पुनर्समीक्षा में वापस कर सकता है, समझ आया। लेकिन धन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाए गए हैं, और अगर राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति दी तो राष्ट्रपति दोबारा क्यों मना कर रहा है, समझा। यानी कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों को वापस करने का अधिकार नहीं है, समझ गए। कई लोग किया धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो अगर वो जाएगा, हाँ ये देखो, पुनर्विचार क्यों भाई, क्यों भेजेगा, क्योंकि पहले उससे पूछकर ही आया ना, तो इसलिए नहीं भेज सकता। मेरी बात सुनना, समझे मेरी बात में क्या बोले कोशिश करो भाई। किसी चीज का इंफॉर्मेशन, किसी चीज का अनुमति आपने ही लिया है, तो अब आपके पास दोबारा आएगा तो आप उसे वापस खुद न कर सकते। ये माना जाता है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक केवल और केवल राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। इसी वजह से राष्ट्रपति इन विधेयकों पर साइन करने से मना नहीं कर सकता है, इन्हें वापस नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात सुनना आगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 111 में कुछ वीटो पावर दी हुई है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास, है ना। ऐसा मत समझना वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर होती क्या है, वीटो शक्ति किसे बोलते हैं। और होती क्या है फिर, हाँ निगेटिव वोटिंग पावर, नकारात्मक या निषेधात्मक मत, निषेधात्मक मत शक्ति को ही वीटो शक्ति बोलते हैं, समझा। 30 बच्चों की क्लास है, 29 बच्चे बोल रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, लेट हो रहा है, 6 साढ़े 6 बजे मत पढ़ाइए। एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर पढ़ाइए, समझा। तो उसकी जो नकारात्मक शक्ति है, अगर उसके पास वीटो पावर है, समझा नहीं बात, इसे पढ़ाई मान लिया जाएगा और बाकी 29 के मतों को नहीं माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर, चिंता मत करो, तुम्हारे पास नहीं है वीटो पावर, समझा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं,
कि अगर 400 के 400 लोग दे रहे हैं ये काम नहीं होगा, 500 के 500 लोग दे रहे हैं काम नहीं होगा, यदि कोई एक आदमी दे रहा है ये काम होगा। समझा? तो वीटो शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें उस एक आदमी की भी वैल्यू होगी, उस एक आदमी की बात सुनी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब वीटो पावर क्या होती है समझते हैं। ये तो वीटो शक्ति का सामान्य परिचय हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है? हाँ है। कैसी वीटो शक्ति है? दोबारा बोल रहा हूं, हर एक तरह की, हर एक तरह की है। लेकिन असल में इन शक्तियों का उपयोग बड़ा सीमित है। मेरी बात सुनाई? इन वीटो शक्तियों का उपयोग बड़ा सीमित है। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि पूर्ण वीटो शक्ति, संपूर्ण या समग्र वीटो या पूर्ण वीटो दे सकती है। पूर्ण वीटो शक्ति क्या होती है? कि राष्ट्रपति किसी चीज को डायरेक्टली मना कर दे। मेरी बात है, फॉर एग्जाम्पल मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद कोई बिल पेश किया गया, समझो मेरी बात, और उसके बाद संसद में भी पास हो गया, दोनों सदनों में, लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गया। फिर पास होने के बाद किससे गया? राष्ट्रपति के पास गया पास होने के लिए। लेकिन तब तक सरकार बदल गई। तब तक क्या हो गया? सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तब नई सरकार आएगी, नई सरकार की नीतियां अलग होंगी, नई होंगी, तो राष्ट्रपति अपने पास होकर रहेगा समय, और नई सरकार गठन के बाद पूछेगा बोले तो साइन कर दो समय, तो नई सरकार बोलेगी नहीं नहीं, वो तो पुरानी सरकार की पॉलिसी थी ना, और इसे रोक दो, इसे खत्म कर दो समय। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का भी यूज कर सकता है, पूर्ण वीटो का भी यूज कर सकता है। जबकि किताबों में क्या लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं है, हर एक तरह की है। समय बात यह है कि अपनी हर एक वीटो शक्ति का इस्तेमाल कुछ हद तक वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? एक शक्ति ऐसी है जिसके पास विवेकाधीन है, अपने स्वविवेक से करेगा, अपने दिमाग से करेगा। बाकी जो वीटो पावर है उसके पास, उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लगेगी। एक बार कोई बिल पास हो गया, अब क्या मंत्रिपरिषद उसे रोक सकती है? रोक सकती है। कैसे हो सकती है? राष्ट्रपति को बोलेगी कि भैया गलती से पास करवा दिए थे, है ना, अब रुक जाओ, मत पास करो समय। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है उस बिल के खिलाफ, उस विधेयक के खिलाफ जो कि संसद से पास होकर उसके पास पहुंचा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? जबकि किताबों में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास कोई पूर्ण वीटो की पावर, भारत राष्ट्रपति के पास कोई पूर्ण वीटो की पावर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है पावर, लेकिन ये पावर दे कौन रहा है? खुद मंत्रिपरिषद तब है। मेरी बात समझ? अरे बोला करो, कुछ नोट किया तुम लोगों ने, इस बात को नोट करो, ठीक है? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है ना? मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर राष्ट्रपति पूर्ण वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है किसी बिल के खिलाफ, किसी विधेयक के खिलाफ, किसी विधेयक के खिलाफ। पूर्ण वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब वो बिल वही क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ आया? वो विधेयक वहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि स्थगन करना। स्थगन करने की वीटो शक्ति दी है। कैसे है? कि एक बार बिल को वापस भेज सकता है, लेकिन कौन से बिल को वापस नहीं भेज सकता? जो बिल खुद उसके कहने पर लाया गया हो उसे वो वापस नहीं दे सकता। ऐसे दो बिल कौन कौन से हैं? धन विधेयक और संविधान संशोधन। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, लिखा हुआ मनी बिल पर नहीं लगता है। तो मैं क्यों नहीं मनी बिल पर लग रहा है? क्योंकि उसने खुद ही तो अनुमति दी थी ना
और इससे मजे की बात क्या है कि हमारे किताबों की यही शक्ति है, बस यही तक निकालती है। समय असल में देखा जाए तो एक स्पेशल केस में मनी बिल पर भी सस्पेंसिव वीटो लग सकता है। कब दिमाग लगा कर बच सकता होगा? राज्य कहां से आ गए? पास हो गया है, अब आया है, अभी लग सकता है। सोचो कब? अभी बताया उत्तर, जब मंत्रिपरिषद पलट गया अपनी बात से। समय मेरी बात सुन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? क्या धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में भी लग सकता है? संविधान तो लग सकता है, स्वनिवेश से नहीं लगेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से लग सकता है। लेकिन तुम खुद सोचो, एक ही मंत्रिपरिषद दोबारा की क्यों लगाएगी? मत या तो बंद करवा देगी, पुनः समीक्षा के होना अपने पास लगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक ही मंत्रिपरिषद है, दूसरी मंत्रिपरिषद आ गई है, एक ही मंत्रिपरिषद है, तो वो पुराने बिल को आते हुए स्थगित करवा देगी, है ना? पूरे समीक्षा को थोड़ा लाइए अपने पास, इसलिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन नहीं लगता समय, लेकिन चाहे तो लग सकता। क्या मेरी बात सुनो? मैं दोबारा बोलो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो एकदम। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि एक बार आकर दे सकता है, हाँ सही बात है, मनी बिल को नहीं दे सकता, सही बात है, यहां तक बात सही है समय। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद की सलाह रहती है कि इस धन विधेयक को वापस भेज दे, तो भेज भी सकता है, अपने आप से फैसला नहीं ले सकता। तो सस्पेंसिव वीटो, स्थगन करने की शक्ति वाला वीटो उसके पास है, मनी बिल के लिए, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसके खिलाफ दिए समय। लेकिन मंत्रिपरिषद ऐसा करेगी नहीं, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बिना समीक्षा के क्यों भेजेगी? मेरी बात सुनो, वो बार समीक्षा करके ही बिल पेश किया, डिस्कशन हो चुका है, अमेंड कर सकती है, वो संशोधन कर सकती है, जितना मन करे उतना, तो पुनः समीक्षा के लिए क्यों भेजेगी? अगर उसे नहीं आना होगा तो मना कर दे कि भैया से बंद कर दे, बिल समाप्त कर दे। समय समझ पा रहे हो? ठीक है, इतना याद रखना से लिखा, ठीक है। अब कई लोग को लगता है कि केवल और केवल क्या है, पॉकेट वीटो ही है, ये भी है समय। हमारे भारत राष्ट्रपति के पास तीनों तरह के वीटो है समय। मूड वीटो, समझ रहे हैं ना? मूड वीटो भी है, और स्थगन करने वाला वीटो भी है, और पॉकेट वीटो भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन कई सारी किताबों में लिखा है केवल पॉकेट वीटो है, क्योंकि मूड वीटो और स्थगन करने वाला वीटो कैसा है? स्थगन करने वाला वीटो तो ऐसा है कि एक बार आपस कर सकता है बस, और पूर्ण वीटो भी किसके आधार पर है? जब मंत्रिपरिषद खुद बनाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनने आ गई? एकदम याद रहेगा। सामान्यतः मनी बिल या संविधान संशोधन अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं है समय। सामान्यतः, दोबारा बोल रहा हूं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ राष्ट्रपति के पास समझो सस्पेंसिव वीटो नहीं। मेरी बात सुन रही? अगर ऐसा करना होगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है, राष्ट्रपति के स्वविवेक में नहीं। मेरी बात सुन रही? चलो, पॉकेट वीटो यानी कि क्योंकि संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाएगा, समझा है, कितने समय के अंदर, कितने महीने के अंदर, कितने हफ्ते के अंदर, कितने साल के अंदर, कितने जन्म के अंदर, समझा रहे, इसे पास करके देना पड़ेगा, इसे साइन करके देना पड़ेगा। तो संविधान के इसी लूप होल का, संविधान की इसी कमी का, इसी खामी का फायदा भी राष्ट्रपति उठा सकता है। इसी वीटो को बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि मिला है पॉकेट में जोड़ के रख लिया, क्योंकि संविधान किसी प्रकार की सामयिक बाध्यता राष्ट्रपति के ऊपर नहीं करता है कि जो बिल उसके पास आया है उसे इतने ही समय में उसे साइन करके देना है। क्या मेरी बात सुनना है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ज्ञानी जय सिंह के समय पर, जो कि समय राष्ट्रपति ने एक पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया था, है ना? पोस्ट समझ रहे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल, पोस्ट
समझते हो डाक घर कैसे लिखा है ना। तो एक डाक बिल आया था, वो डाक संशोधन बिल इसलिए था कि सरकार जो भी चाहे, जिसके भी चाहे, जैसे भी चाहे खर्च कर सकती है। आपको पता नहीं होगा, एक जमाने में अंतरदेशीय चलते थे, है ना, जिन्हें फोल्ड करके रखा था ना कि अंदर की सूचना अंदर ही जाए, कोई बाहर पड़े नहीं। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर फट जाएगा तो उसके बाद मतलब जब जुड़ने में पता चलेगा कि जुड़ गया, किसी ने फाड़ा है, ऐसा पता चल जाएगा। क्या बात क्लियर है? लेकिन सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि अब जो विपक्षी दल है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, विदेशी नागरिकों वगैरह वगैरह, और इसीलिए सूचना का जो सबसे ज्यादा संसाधन था उस समय फोन और व्हाट्सएप नहीं था, सूचना के साधन के रूप में डाक और तार की जाएगी जरूरी। तो सरकार ने बोला कि हम किसी भी पत्र को प्रपत्र को पढ़ सकते हैं। मेरी बात में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के लीडर है, ठीक है, सरकार ने ऐसा बिल सदन में लाया, सरकार बहुमत में थी, ये बिल पास हो गया। लेकिन ज्ञानी जय सिंह जो कि राष्ट्रपति उन्हें सुनना है तो बहुत प्रस्तुत हो जाएगा, है ना। किसी दूसरे के पत्र पढ़ना, किसी दूसरे के व्हाट्सएप पढ़ना अच्छा काम है? अच्छा काम नहीं है। समझ आ रहे? मेरी बात सुन नहीं, सरकार ऐसा करे तो अच्छा काम नहीं। समझ? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो इसलिए ज्ञानी जय सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऐसा बिल जिनके पास आ गया है तो उसमें बैठे रहे और साइन करके उन्होंने वापस नहीं किया, बहाना करते रहे। कम नहीं मिल रहा है, मंगलमान है, आज खाना नहीं खा रहे हैं, चश्मा नहीं दिख रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, गोड़ काम नहीं कर रहा है, समझ? सारे बहाने में कर दिए, लेकिन साइन नहीं किए, जिसकी वजह से संचार के माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण नहीं हो पाया। समझ? दोनों सरकार हर एक चीज पढ़ रही होती है। मेरी बात समझ? अरे बोलो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है जहां पर पहली बार पैकेट जूते का इस्तेमाल किया गया। इसी जगह पॉकेट जूते एक बार मुझे याद आ रहा है डॉक्टर एपीजे कलाम ने भी इस्तेमाल किया था। हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि धन विधेयक तो बोला क्या गया है कि किससे आया है? राष्ट्रपति के ही अनुमति से आया है, राष्ट्रपति के कहने पर आया, तो राष्ट्रपति पर दबाव बन गया है। मेरी बात समझ कि वो पहले ही नहीं रोक दिया, समझ आ रहे? लेकिन वापस भी तो किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसे मैं बोल रहा हूं, ये वीटो की शक्ति लिखी नहीं हुई है। समय ये उजागर होती है जो भी संवैधानिक खामियां रह गई। कोई दिक्कत नहीं हो रहा? ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अध्यादेश की शक्ति में पहली अनुच्छेद 123 में अगर संसद के किसी सत्र, अगर संसद का कोई सदन नहीं चल रहा है और तत्काल देश में किसी कानून को लाने की आवश्यकता है ना, तो राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 123 का इस्तेमाल करके, जिसे किसी राज्य का राज्यपाल भी राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 213 के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकता है ऐसी शक्ति को, हमें कोई भी नियम ला सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो जैसा नियम संसद का होता है, जितना प्रभाव संसद के बनाए हुए नियम का होता है, उतना ही प्रभाव अध्यादेश का भी रहेगा। ऐसा अनुच्छेद 123 में लिखा है। मेरी बात सुनिए, जिस तरह से एक कठिन नियम, कठोर नियम संसद बना सकती है, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 123 का इस्तेमाल करके कोई अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। संसद के बनाए नियम में और अध्यादेश में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जब दोबारा से दोनों सदन आ जाएंगे तो 6 मीटर के अंदर इसे दोबारा से पास करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा अध्यादेश क्या मान लिया जाएगा? खत्म मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे अभी हाल ही में 2017 या 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ला रही थी, बार बार ला रही थी, लेकिन तभी ला रही थी जब संसद में लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, अध्यादेश के रूप में ला रही थी। एक बार लाई, कुछ काम किए, फिर लोकसभा आई और पास नहीं करवाया, वो खिलाफ कर गए,
धराशायी हो गए, फिर दोबारा ले आई, ऐसे 3-4 बार ले आई। समय उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी बोले ये क्या कर रहे हो, बार बार ले आ रहे हो, अब अगर अध्यादेश लाए तो हम उसको साइन नहीं करेंगे। समय अगर तुमने कुछ बनाया है और तुमने अगर की क्षमता है तो लोकसभा में वो जो अध्यादेश लाए है पास कराओ 6 हफ्ते के अंदर। ये कौन सी बात है कि लोकसभा आ जा रही है तब तो दूसरे दिन में आ रहे हो, और जब लोकसभा चली जा रही है तो मुझसे बोलो साइन करिए, बड़ा जरूरी है, तत्काल चाहिए। समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। तो अनुच्छेद 123 क्या कर रहा है? राष्ट्रपति को शक्ति दे रहा है कि संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन या दोनों सदन अगर ना चल रही है, उनकी कार्यवाही ना हो रही है, तो उसके बराबर का ही कानून मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ला सकता है। लेकिन बात यह है कि जब भी दोनों सदन मिलेंगे तो 6 हफ्ते के भीतर मिलने की डेट से 6 हफ्ते के भीतर ये बिल दोबारा से पास हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो निरस्त हो जाएगा। वही तो बताया कि बार बार लाना पड़ा तुम्हें, बीजेपी वाले को बिल बार बार लाना पड़ा तुम्हें, क्योंकि एक बार लाए और लोकसभा में पास नहीं हुआ, दोबारा लाना पड़ा। समय तो राष्ट्रपति गुस्सा हो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अच्छा है डीपी वाघेला केस में, है ना, बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ केस है। बिहार गवर्नमेंट में देखा गया कि राज्यपाल बार बार जब राज्य की विधानसभा नहीं चल रही है तब बार बार बिल ला रहे हैं, समय अब लोकसभा कोई काम नहीं करेगी। इसका मतलब विधानसभा में यहां पर तो विधानसभा की बात हो रही है, राज्य की विधानसभा में कोई काम नहीं करेगी, है ना, आपके हाथ बधी रहे, क्योंकि विधानसभा में गठन नहीं किया हुआ था कानून पर चर्चा करने के लिए। तो अगर बार बार गवर्नर या राष्ट्रपति किसी बिल को, किसी विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से ले आ रही है, तो क्या संसद का महत्व, क्या विधानसभा का महत्व कम नहीं हो जा रहा है? हो जाएगा ना। इसी वजह से डीपी वाघेला केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या गड़बड़ी बनाए, है ना, जब विधानसभा चल रहा था ना, बोल मेरी बात सुन, ये थोड़ा ना विधानसभा चल रहा तो हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, और जब चली आ रही है तो बोलो बिल लाना जरूरी है। मेरी बात सुन, तो डीपी वाघेला केस में 1987 में बोला था, लिख लो डीपी वाघेला कुछ, अरे पहले सुनते ही चलो कहानी लिखा, डीपी वाघेला केस कहा, राज्य बिहार लिखा, तो बिहार में विधानसभा में ऐसा हुआ था, लिखते चलो भाई, जल्दी जल्दी लिखा करो, सब आएगा एग्जाम में, ठीक है। नीचे चल लगा ऐसे कह रही है, इसे नोट किया है, जल्दी नोट करो, समय 3-4 पेन लिया करो, ठीक है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, सबसे लिखा करो बैठ के, ठीक है। अरे लिखोगे, मेहनत करने की तो होता है, हाँ कोई बात नहीं, उसके आगे लिखना करो अगला शब्द, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े मित्रों, बढ़े चलो। अरे ऐसे तुमने वैसे मजाक उड़ाई, चलो चलो। डीपी वाघेला केस में क्या बोला कि बार बार अध्यादेश लाना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संसद का गठन ही नहीं हुआ, है ना, कानून के डिस्कशन के लिए हुए थे, और विधेयक को संसद में डिस्कशन करने की जगह पर तुम बार बार क्या कर रहे हो, राष्ट्रपति के माध्यम से ले आ रहे हैं, तो संसद का कोई काम ही नहीं इसका मतलब, है ना, संसद की विधायी शक्तियों का पतन नहीं हो जाएगा। चलो, इसी तरह से कृष्ण कुमार सिंह का केस 2017 का, उसमें भी बोला गया कि बार बार रिप्रेमाइजेशन, यानी कि बार बार अध्यादेश लाना और अध्यादेश से वही कानून बार बार पास कराना एक तरह का असंवैधानिक कृत्य है। मेरी बात सुनाई, क्योंकि संविधान में फिर जो विधायिका है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा जब कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों का क्षरण करके, हरण करके
भरण करके, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात, खुद अध्यादेश ला रही है। अरे बोलो, याद रहेगा? ठीक है। किस केस में है? कृष्ण कुमार सिंह और दूसरी राजनाथ केस में। किसने बोला है? सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। क्या बोला है? कि बार बार आदेश लाना गलत है, असंवैधानिक प्रक्रिया। समझ? मेरी बात सुनना आ गई? चलो, मरण क्यों ना बोला मैंने, शरण मरण बोला है, ठीक है। चलो, अब राष्ट्रपति के पास कुछ कितनी शक्तियां होती हैं? फॉर एग्जाम्पल 112 से जाने की जरूरत नहीं है, 112 में देख लेते हैं। 112 में क्या शक्ति बता दें मुझे? वेरी गुड, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? बजट। ये कौन पेश करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन किसका हाथ माना जाएगा इसके पीछे? राष्ट्रपति का। वैसे भी बजट एक धन विधेयक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, याद रहेगा? वित्त मंत्री करेगा, किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर करेगा, ऐसा माना जाएगा। मैंने राष्ट्रपति को हवा देने लगी है, लेकिन समय वो जो बताया मैंने कहानी, वो सब ठीक है। राष्ट्रपति क्या है? दादाजी है। उसे नहीं पता लड़की की शक्ल कितनी है, हाइट कितनी है, लेकिन कार्ड में उसी का नाम लिखा है हर जगह। समय कि इनके कहने पर, इनके करकमों से सुनना है। चलो, राष्ट्रपति वही आदमी है। इसके कौन इंपॉर्टेंट है? 180। किस बारे में बता मुझे? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, बता दिया मैंने ये सारी चीजें। बजट हो गया तुम्हारा, ये बताइए मनी बिल रिकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन लाता है, एक कंटिंजेंसी फंड है ना, यानी कि किसी भी परेशानी के समय या किसी भी विपत्ति के समय इस फंड का इस्तेमाल करते हैं। आपदा, विपत्ति या आपदा के समय आपदा कोष का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका गठन भी इसके पास कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसकी चाबी किसके पास होगी? राष्ट्रपति के गले में लटकाई घूमेगा, ऐसा नहीं लिखना है ना, राष्ट्रपति के पास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपदा कोष, कोष समझ रहे हो ना? अच्छा खासा पैसा रहेगा इसमें, समझ आ रहा है? किसके समझ रहे ना? किसके चाबी के छल्ले में इसकी चाबी रहेगी? राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, न्यायिक शक्तियां कुछ दी हुई है, नोट कर दो मुझसे। न्यायिक शक्तियां किसमें दी हुई है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये गलत है यार, ये गलत है, सॉरी, न्यायिक शक्ति नहीं है ये, ठीक है। इसे न्यायिक शक्ति नहीं बोलते हैं, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है। हाँ, इसे क्षमादान की शक्तियां बोलते हैं। इसे न्यायिक शक्ति क्यों नहीं बोलते पता है? लेकिन कई सारी किताबों में लिखा हुआ है, उसमें किताबों में लिखा हुआ है शायद। न्यायिक शक्ति नहीं बोलते। न्यायिक शक्ति वहां बोलते हैं जहां पर दूसरे पक्ष भी अपनी बातें रख सकता है। यहां पर क्या है? क्षमादान। राष्ट्रपति कोई न्यायिक बॉडी नहीं है, कोई न्यायिक इकाई नहीं है, जुडिशरी का भाग नहीं है। न्यायपालिका का भाग है क्या? नहीं, कार्यपालिका का भाग है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब राष्ट्रपति कोई न्यायिक बॉडी है नहीं, उसके पास न्यायिक शक्तियां है नहीं, लेकिन कई सारी किताबों में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जिन मुजरिमों को कुछ ना कुछ सजा होगी उनके लिए क्षमादान का प्रावधान है। न्यायिक शक्तियां तब होती है जब हम केस को सुनते हैं, केस को पढ़ते हैं, एविडेंस को देखते हैं, एविडेंस को जांचते हैं, दूसरे पक्ष की भी बात सुनते हैं और उसके बाद निर्णय देते हैं। राष्ट्रपति ये सब काम नहीं करता है। राष्ट्रपति केवल क्या करता है? एप्लीकेशन आएगा, देखेगा न्यायालय ने इसे इसके साथ ये किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ये किया है, इसे फांसी की सजा है, समझो, इसे आजीवन कारावास की सजा है, लेकिन इसके साथ दिक्कत है, इसके पास एक छोटा बच्चा है, 5 महीने का, 6 महीने का, और एक माँ है, समझो, तो ये ऐसी सजा भुगतान, ऐसी सजा भुगत नहीं सकती है, मुश्किल हो जाएगी, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें देखते हुए, ये अब एक आदमी ऐसा है, इसे शारीरिक या मानसिक परेशानी है, मेरी बात नहीं, लेकिन इसमें हत्या का आरोप लगा था, जिसकी वजह से इसमें आजीवन कारावास हो गया, लेकिन वो उसका भुगतान प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। तो राष्ट्रपति ये सब चीजें, ये सब केस समझते हुए क्षमादान कर सकता है। क्या राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए क्षमादान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, समझा?
मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, न्यायिक समीक्षा के परे कुछ भी नहीं है सिवाय 3 चीजों के। समझा? कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, न्यायिक समीक्षा के परे कुछ नहीं। जिस दिन जुडिशरी चाह लेगी उस दिन क्या करेगी? उस दिन समझ उस चीज की जिम्मेदारी लेगी, उसकी समीक्षा कर देगी। तो उसके परे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी 3 चीजें हैं जो संवैधानिक तौर पर देखी जाए तो न्यायिक समीक्षा के परे मानी जाती है। भाई मम्मी ने आपको एक अलमारी दे दी है, एक बैग दे दिया है, अब मम्मी रोज उसे चेक नहीं करती है, आपके बैग खोल के चेक करें तो इस तरह तो बदमाशी करेंगे हम लोग? नहीं ना। अरे बोलो, क्या मम्मी किसी दिन चाह लो तो चेक नहीं कर लेंगी? 4 झापड़ और मारेंगी, समझ भी करने नहीं दे रही है, बोल रही हमारे आपके परे है, अपने काम से रखिए, ये हमारा है। तेरा कह रहे समय मारेंगी 4 और। मेरी बात में बस वही गार्जियन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। समझा मेरी बात में? संसद बोलेगी कि उसकी समीक्षा के बारे में ये नहीं है, अरे ये इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, अरे वो नहीं चेक हो सकता है, सब कुछ चेक कर सकती है जिस दिन उसका मूड बन जाएगी। किसका? इसका? हाँ कम होगा, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने किसी एविडेंस को ध्यान नहीं दिया तो इन सब चीजों को चुनौती दी जा सकती है। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं दोबारा बोल रहा हूं, और कल भी मैंने बताया था ये चीज, राष्ट्रपति को महाभियोग की चुनौती मिल सकती है, हाँ मिल सकती है, प्रक्रिया के आधार पर चुनौती मिल सकती है। समझा? राष्ट्रपति बोल सकते हैं कि हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया, उन लोगों ने संविधान के उल्लंघन की बात कर ली है ना, क्योंकि संविधान का उल्लंघन परिभाषित ही नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू से, न्यायिक समीक्षा से कुछ भी बाहर नहीं है, सिवाय 3 चीजों। तो वो चीजें कौन कौन सी? अभी लिख लो। पहला तो क्या है बताओ मुझे? अनुसूची 9। लेकिन अभी रिसेंट के केस में इसमें भी क्या बोला है? इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि इसे बनाया जरूर गया था कि हम इसकी समीक्षा ना कर पाए। समझ आ रहा है? लेकिन 23 अप्रैल 1973 के पहले जो भी इसमें जोड़ा गया है उसकी हम न्यायिक समीक्षा जरूर नहीं करेंगे, लेकिन 24 अप्रैल के बाद अनुसूची 9 में जोड़े हुए किसी भी नियम की, किसी भी कानून की हम समीक्षा करने में समर्थ। अब ये डेट तो देगी, क्योंकि यही वो डेट है जब फैसला आया था किसका? केशवानंद भारती केस का, जिसमें क्या बोला गया था कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग है और इसीलिए संसद न्यायिक समीक्षा पर कोई कानून नहीं बना सकती है। हम तय करेंगे कि हम इसका बैग चेक करेंगे या नहीं चेक करेंगे। मेरी बात समझ? हम चेक करेंगे, हम इसकी समीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी बात समझ? तो पहला तो अनुसूची 9 है, उसमें जो 23 अप्रैल 1973 के पहले लिखे गए कानून, उसके बाद वाले कानून जो सर्वोच्च न्यायालय का रिसेंट निर्णय है उसके अनुसार समीक्षा के अंदर जब चाहेगी उनकी समीक्षा करके अगर देखिए उसे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देगी। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा क्या है? मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, देश में आग लग गई, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह देश में आग लग गई, अब सब लोग मंत्रिपरिषद को कॉल पकड़ लिए, कहा सब करना ऐसा काम करोगे? क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब ये न्यायिक समीक्षा का पार्ट नहीं है। मंत्रिपरिषद अपने मन से कोई भी सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है, उसके लिए स्वतंत्र, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कैबिनेट डिस्कशन। कैबिनेट मंत्री आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं? समझा? क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? ये भी न्यायिक समीक्षा से करें। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात में कहीं अलग से नोट किया है? अलग से नोट करो, न्यायिक समीक्षा से कुछ भी पढ़े नहीं है, फिर भी ये 3 चीजें पढ़ी है, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय खुद बोला। न्यायिक समीक्षा से परे तक कोई चीज तभी तक है जब तक सर्वोच्च न्यायालय बोलती है वो चीज है। जिस दिन उसका मूड बिगड़ गया, समय चेक करने पे मम्मी आ गई, वो एक एक कॉपी खोलकर, पीछे कॉपी का डिजाइन बना हुआ है, एक एक नंबर लिखा हुआ है पीछे, समय सब कुछ पे कॉल करके देख लेंगे
कि किसका किसका नंबर नोट किए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात सुनाई। तो वही हाल किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। समझ आ गया? जब तक उसने ढील दे रखी है तो दे रखी है, जिस दिन उसका मन आगे टाइट होने का उस दिन वो टाइट हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब समझ रहे हो ना, न्यायिक समीक्षा से परे कुछ नहीं है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इन तीनों चीजों को अभी भी न्यायिक समीक्षा के परे माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? कमिंग बैक, अनुच्छेद 72 है ना, पार्डन दे सकता है। पार्डन मतलब क्या है? पूर्ण क्षमा, है ना। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी अपराध में पूर्ण क्षमा दे सकता है। आपने 10 लोगों का गला काटा है, लेकिन आप प्रूव कर लेंगे कि हम पागल हैं। मेरी बात सुन, हमने गलती से काट दिया, हम ऐसे चक्री डाल के घूम रहे थे, 10 लोग गला कट गए। मेरी बात सुन, हमने जानबूझ के नहीं काटा, फिर आप बोलेगा ठीक है जान मुझे बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोलो, ठीक है। और क्या कर सकता है? रिप्रीव। रिप्रीव मतलब क्या होता है? दंड स्थगन, यानी कि सजा को रोक सकता है, कुछ देर के लिए स्थगित कर सकता है। समझो? देख रहे हैं इसका इलाज चल रहा है, कैंसर रोगी है ना, इसकी गर्भावस्था है, इसे कोई परेशानी है, तो इसकी दंड कुछ देर के लिए स्थगित कर सकता है। क्या बात क्लियर है? तीसरा क्या कर सकता है? विशेष परिस्थितियों में कमी। अरे विशेष परिस्थितियां वही विशेष परिस्थितियां, अगर किसी को विकलांगता और किसी तरह की परेशानी है ना, किसी ने मानसिक हालात खराब होने की वजह से कुछ कर दिया है, तो विशेष परिस्थितियों को देखकर भी दंड में कमी कर सकता है कि नहीं इसके साथ 10 वर्ष क्यों कर रहे हो, बाकी में 10 वर्ष है ना, इसकी 2 ही वर्ष कर दो, बेचारा जानता नहीं था क्या कर रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनाई। तो जो परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियों में कमी, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा में कमी कर सकता है। सुना? विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा में कमी कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात सुनने आ रही है? कोई पागल ही हो गया एकदम, किसी ने दांत ही काट दिया, कोई मार ही दिया, है ना, नॉर्मल आदमी की सजा हो गई उसकी 3 साल, वो चलेगा आखिरी का पागल है, उसे कम कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। हाँ हाँ, अभी गवर्नर का चैप्टर में पढ़ेंगे तब आएंगे। गवर्नर भी कम कर सकता है, बस गवर्नर 2 काम नहीं कर सकता है। पहला नहीं कर सकता है, मृत्यु दंड को दान नहीं दे सकता। राष्ट्रपति मृत्यु दंड का भी क्या कर सकता है? पूर्ण क्षमा, समझ, या चेंज कर सकता है। मृत्यु दंड मिला या नहीं, अरे जाने दो, आजीवन कारावास दे दो। मेरी बात सुनो, ऐसा कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। एक और बात नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल, नोट करो कहीं, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल, यानी क्या लिखा हुआ है सर, अभी देखते हैं, ठीक है, अभी आते हैं इस पर। इतना क्लियर हो गया? अगला देखो, क्या अवधि कम कर सकता है? बताया मैंने, अवधि भी कम कर सकता है, सामान्य से भी अवधि कम कर सकता है, दंड बदल सकता है, हाँ बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 72। इतने प्रकार से क्षमादान दे सकता है, समय 5 प्रकार से क्षमादान दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक गवर्नर जो है वो अगर कोर्ट मार्शल हुआ, कोर्ट मार्शल क्या होता है? सेना के अपने ही न्यायालय होते हैं, किसी सैनिक ने कोई गलती कर दी तो वो आम न्यायालय में इसका ट्रायल नहीं चलेगा, आम न्यायालय में इसका फैसला नहीं चलेगा, सेना के न्यायालय में चलेगा। अगर सेना के न्यायालय में उसे कोई पनिशमेंट मिली है तो भी वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है क्षमादान के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन गवर्नर ये काम, राज्यपाल ये काम नहीं कर सकता। राज्यपाल कोर्ट मार्शल के केस में किसी को भी क्षमादान नहीं दे सकता। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति क्या मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है? कर सकता है, लेकिन गवर्नर माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मेरी बात समझ? तीसरा क्या लिखा हुआ है? क्या राष्ट्रपति यूनियन लॉ की केंद्रीय लॉ, केंद्रीय कानून में अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही है, नहीं अगर किसी ने उसकी अवहेलना कर दी तो उसके आधार पर अगर सजा मिली है तो उसे क्या कम उसमें कटौती कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय लॉ को लागू करने वाला भी आदमी अंतर्गत कौन था? राष्ट्रपति। लेकिन गवर्नर जो कि एक राज्य में है, वो यूनियन लॉ के खिलाफ होने पर, या यूनियन लॉ यानी कि समझ रहे हो ना, संघ के कोई नियम है, उनमें कोई परेशानी होने पर या उसकी वजह से मिलने पर उसे माफ नहीं कर सकता। याद रहेगा, नोट बनाया, राष्ट्रपति गवर्नर में कुछ अंतर लिखा, एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति गवर्नर में क्षमादान की क्या अंतर है?
याद रहेगा, ये सारी चीजें फालतू में नहीं है, अभी चिल्ला रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम में अभी आती है, अभी दिखा दूंगा, इसके बाद पेपर होगा तुम बताइए, अभी दिखा दूंगा, सारी चीजें आई हुई है। सब में आ गया। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के केस में कर सकता है, डेथ सेंटेंस के केस में और यूनियन लॉ के केस में कर सकता है, ठीक है। गवर्नर ये काम नहीं कर सकता है, ठीक। हाँ बताओ मुझे, केंद्र के लॉ, केंद्र के कानून कुछ होते है ना, राज्य के अपने भी कानून होते हैं, तो राज्य के कानून में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो गवर्नर इसे माफ कर सकता है, लेकिन अगर केंद्र के कानून में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो गवर्नर इसे माफ नहीं कर सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि गवर्नर की क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति के मुकाबले में सीमित है। याद रहेगी बात, मेन चीज याद रहेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया वो सब चीजें यहां भी है, ठीक है। राज्यपाल देखो, राष्ट्रपति डेथ सेंटेंस को पूरा माफी दे देगा, समझो। किसी को फांसी क्या मिली हुई है, कहेगा नहीं जाओ घर पे ऐश करो, ऐसे नहीं बोलेगा, मतलब बोलेगा ऐसा नहीं करना, गंदी बात है, समझो, लेकिन जाओ कोई बात नहीं, हो गया, समझो, कर सकता है, माफी दे सकता है। लेकिन राज्यपाल क्या नहीं कर सकता है, डेथ सेंटेंस, यानी कोई बड़ा काम किया है, कभी डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, किसी की जान ली होगी, किसी की हत्या की होगी, कोई बड़ा काम किया होगा, समझो, तो बड़े काम, बड़े क्राइम की सजा डेथ सेंटेंस मिलती है, उस पर राष्ट्रपति माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर माफ नहीं कर सकते। याद रहेगा, नोट किया कहीं, कर लिया, आगे बढ़े। गवर्नर की शक्तियां कहां गई है, अनुच्छेद 161। गवर्नर की क्षमादान की शक्तियां कहां पर दी हुई है, अनुच्छेद 161, ठीक है। ये सारी चीज मैं करवा चुका हूं। देखो, क्या राष्ट्रपति देश की सेना का सुप्रीम कमांडर है, सर्वोच्च कमांडर है, हाँ। युद्ध कौन घोषित करेगा, शांति कौन बताएगा, समझा रहे, दोनों की घोषणा कौन कर, राष्ट्रपति। मेरी बात सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। कूटनीतिक शक्ति, राजदूत, जितने भी राजदूत, जितने मैसेंजर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, जो दूसरे देश में नियुक्त किए जाते हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देशों में, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राजदूत नियुक्त करता है। इसके अलावा विदेशी राजदूत, बाहर से आए हुए एम्बेसडर से, उन्हें स्वीकृति कौन दे रहा है भारत की भूमि पर, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी संधियां और समझौते साइन होते हैं, समझा, दो देशों में जितनी भी संधियां और समझौते साइन हो रहे हैं, क्यों बताओ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री के नाम पर साइन हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आज है, कल सरकार गिर गई, कल नहीं है, समझा। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, उसके आधार पर ही संधियां और समझौते लागू होंगे। कोई चीज लागू करने वाली बात है ना, तो लागू कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, इसलिए संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे नोट करते हैं आपातकालीन शक्ति, जैसे नोट करेंगे, आपातकाल नहीं पढ़ने वाले, लेकिन अब जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी बस इतना देख रहे राष्ट्रपति के क्या रोल है। तो राष्ट्रपति क्या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, घोषित कर सकता है। किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 3 के बाद, ठीक है। क्या, अच्छा, किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पर, किस, क्या बोलेंगे, किस आधार पर करेगा। एक तो है वॉर, वॉर यानी कि युद्ध। दूसरा क्या है, बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। और तीसरा क्या है, सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह वाला भाग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहले मूल संविधान में नहीं था, इसकी जगह पर जिस टर्म का इस्तेमाल किया गया था वो था आंतरिक अशांति, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब आंतरिक अशांति तो बहुत सारी चीजें की वजह से हो सकती है, समझा, बाहर रैली चल रही है वो भी हो सकती है, क्योंकि आंतरिक अशांति, भाई एकदम अंतिम चल रहा है, फिर बोल रहे आंतरिक अशांति एकदम, समझ रहे हो ना, किसी भी वजह से हो सकती है, ये पूर्णता परिभाषित नहीं की जा सकती। इसी वजह से 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति को हटाकर
सशस्त्र विद्रोह का टर्म जोड़ दिया गया। और साथ ही साथ एक और बात जोड़ी गई थी, क्या कि कैबिनेट लिखित में देगा तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाएगा जब कैबिनेट लिखित में देगा। केवल प्रधानमंत्री आपको काम में नहीं दे दिया ऐसे, है ना, कि लगा दो है ना, हमारी सरकार गिरने वाली है, समय इसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हो गया था। ठीक है, नोट किया कुछ इसमें से? कुछ नहीं नोट कर रहे हो? शाबाश। इसके अलावा है ना, और कह सकते हैं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल अलग अलग चीजें हैं, समझा? तुम्हें अभी मिक्स नहीं करना, मेरी बात में अगर मौका मिलेगा तो पढ़ाओगे। राष्ट्रीय शासन और राष्ट्रीय आपातकाल बहुत अलग चीजें हैं, अलग नहीं, बहुत अलग। समय राष्ट्रीय में राष्ट्रपति शासन भी समझ गया ना, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय में शासन, ठीक है, राष्ट्रपति सही है, नेशनल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति शासन और वो राष्ट्र आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, दोनों अलग अलग चीजें, एक ही चीज नहीं है, ठीक है, दोनों लागू कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल ना केवल राष्ट्र में बल्कि किसी एक छोटे क्षेत्र में भी लागू हो सकता है, किसी एक प्रदेश में या प्रदेश के भी छोटे हिस्से में लागू हो सकता है। मेरी बात समझ? जब राष्ट्रीय शासन आएगा तो या तो पूरे देश में और या फिर अधिकतर एक राज्य में आएगा। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। आता क्यों है? जब संवैधानिक तंत्र फेल मान लिया जाता है। नोट करो, संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर राष्ट्रपति शासन मान लिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या राष्ट्रपति शासन लगाने पर, है ना, क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हर एक चीज पर क्या बताया? हो सकती है। केवल 3 चीज को मना किया ना, यानी राष्ट्रपति के शासन लगाने पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसी केस का क्या नाम है? एसआर बोम्मई केस 1994। एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, घूमने चले गए, जब घूम कर आए तो यहां पर देख रहे हैं हमारा शासन खत्म हो गया है, राष्ट्रीय शासन लगा दिया राष्ट्रपति ने, विपक्ष की बातों में आकर, समय बस लड़ गए, समय सर्वोच्च न्यायालय में गए, और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद उनके शासन को रिस्टोर किया गया, दोबारा से लाया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी कभी केंद्र की सरकार अलग पार्टी द्वारा और राज्य की सरकार अलग पार्टी द्वारा लड़ होती है, समझ रहे ना, अलग अलग उसके नेतृत्व होते हैं। उसकी वजह से कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष के चलते राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाता है। दुश्मनी वो जो चल रही है केंद्र और राज्य के बीच में, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एसआर बोम्मई केस में 1994 में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया शासन भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। समझा? कभी मैंने बोला न्यायिक समीक्षा से परे कुछ भी नहीं है, सिवाय कौन कितनी चीजों के? कैबिनेट का डिस्कशन, मंत्रिपरिषद की सलाह और अनुच्छेद 9 अनुसूची 9 में 23 अप्रैल 1973 के पहले लिखी हुई चीजें। समझ आ गए? ठीक है। अनुच्छेद 360 के बारे में है वित्तीय आपातकाल, आज तक कभी लागू नहीं हुआ, मत जानो, जब पढ़ना तब पढ़ना, जब आपातकाल पढ़ना तब पढ़ना, ठीक है। अभी राष्ट्रपति बढ़ रहा है ना, वित्तीय आपातकाल, इसे भी लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, ये हो चुका है तुम्हारा अनुच्छेद 74। भारत में एक मंत्रिपरिषद रहेगा जो राष्ट्रपति उसकी सलाह पर काम करेगा। उसकी सलाह पहले बाध्यकारी नहीं थी, 42वें संविधान संशोधन से बाध्यकारी बनाई गई। 44वें संविधान संशोधन से क्या बोला गया कि एक बार पुनर्विचार नीति वापस दे सकता है। अनुच्छेद 75 क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नोट करो, अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नोट किया? ठीक है। क्या राष्ट्रपति खुद नियुक्त हो रहा है? ये तिरपन है, प्रधानमंत्री कौन नियुक्त कर रहा है? क्या नोट कर लीजिए? प्रधानमंत्री नोट कर दीजिए।
नहीं, अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है कि क्या क्या किसे किसे नियुक्त कर सकते, नियुक्त क्या कर सकता है, समझ, तो उसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉपरली कि कैसे नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को, कैसे प्रधानमंत्री बनाएगा। हाँ, प्रक्रिया दी समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। और इसके बाद ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि मंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्योंकि ये सारे मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, समझा। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। इन्हें व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र कौन दे रहा है, राष्ट्रपति। तो इनका व्यक्तिगत उत्तर समझ लो, ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति रहेंगे, राष्ट्रपति। यानी कि इन्हें हटा भी कौन सकता है, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री। समझा, ये कहा दिया हुआ है 74(2), समझा। और सामूहिक उत्तरदायित्व वाली बात कहां लिखी हुई है, 74(3) में लिखी हुई है। अनुच्छेद 74(3) में क्या लिखा हुआ समझते हैं। मंत्रिपरिषद मंत्री कब बना, जब सांसद बन गया, जब लोकसभा का चुनाव हो गया, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति। क्योंकि अगर कुछ गलत करेगा तो लोग विरोध करेंगे, लोग सरकार गिरा देंगे, और हो सकता है दोबारा सरकार ना बन सके, तो लोकसभा के सारे एमपी की जॉब चली जाएगी, दोबारा से सरकार को चुनाव करवाने पड़ेंगे, दोबारा चुनाव होंगे। मेरी बात समझ, दोबारा से इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ, इसी वजह से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के सांसदों के समर्थन से ही सरकार बनी है, और इसी सरकार को ही तो मंत्रिपरिषद बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व तैयार है। समझ गए सामूहिक उत्तरदायित्व क्या मतलब है, अरे बोलो, चलो नोट किया इसे। सामूहिक उत्तरदायित्व 74(3), क्योंकि लोकसभा के सांसदों के समर्थन से ही सरकार बनी है। इसी वजह से समझ रहे ना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगा लोकसभा के प्रति। कुछ नोट करता है कि बहुत कुछ बोल के निकल गए, कुछ लिखा, क्योंकि लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा के समर्थन से, है ना, लोकसभा के सांसदों के समर्थन से सरकार बनी है, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है। इसी वजह से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। कौन सा अनुच्छेद है, 74(3), याद रहेगा। चलो ठीक है, अब ये सब इसके बारे में दिया हुआ, कुछ अलग से नहीं है ना, ये सब राष्ट्रपति के बारे में नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 बता चुका हूं कि इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, महान्यायवादी को। बस इतना सही, मैं राष्ट्रपति बारे में क्यों जानना है, और फिर अनुच्छेद 76 पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो ये बता चुका हूं, भारत सरकार का हर एक कार्य किसके नाम पे होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं यार। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है किसे, राष्ट्रपति को सूचना देना। बता दिया ना मेरी, राष्ट्रपति को सूचना देना किसका काम है, प्रधानमंत्री का। और राष्ट्रपति को सूचना मिल जाए, इसके लिए राष्ट्रपति किसी भी समय पर प्रधानमंत्री को निर्देशित कर सकता है कि हमें इस विधेयक की सूचना दो, हमें इस कानून की सूचना दो, हमें आगामी विधेयक की सूचना दो, है ना, हमें इस मंत्री के बारे में बताओ, ये क्या बदमाशी कर रहा है, सुनो, सारी सूचनाएं कौन ले सकता है, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना देगा, और जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय उनकी जानकारी देगा। नोट करो इनसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, ये केस हो चुका तुम्हारे रामजया कपूर, अब दोबारा नहीं करवा रहा हूं। एक और केस है शमशेर सिंह, इसमें वही बात है जो बताया था पहले कि राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से बना रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी 1976 में वो अमेंडमेंट हो ही गया था, उसके पहले का एक केस है। तो एक बार संशोधन हो गया, बाध्यकारी बना दिया, तो इस केस का महत्व ऑटोमेटिकली कम हो गया, खत्म हो गई। समझ में आ गया? चलो बताया मैंने, अभी अभी बताया किसी को, लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद बना रहेगा। समय कब के लिए बना हुआ है? जब तक कि नई लोकसभा नहीं आती। लेकिन यह मंत्रिपरिषद में बता देना तुम्हारा क्या कर रहा है, केवल और केवल क्या कर रहा है, केवल टेकिंग कर रहा है। इसके पास वो शक्तियां नहीं रह गई है, केवल टेकर गवर्नमेंट, केवल टेकर सरकार है, जब तक नई सरकार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बोलो बोलो। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार ये नहीं होती है। अंतरिम सरकार बताऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है? अभी इसमें नहीं फंसेंगे, अभी राष्ट्रपति पे रहेंगे, ठीक है? चलो, ये डीसी राजा केस हो गया तुम्हारा, कृष्णा सिंह केस हो गया, ये सब हो गया तुम्हारा। अब हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं, कितना टाइम है हमारे पास? बस 1 मिनट छोड़ो ना मेरे पास, बस 1 ही मिनट है। चलो बता दिए, सब हो चुका है ना? संसद का अंग है, संसद का सदस्य है क्या? राष्ट्रपति संसद का सदस्य है? नहीं है ना? बस अब मुझे चिल्लाने की शक्ति आ चुकी है। अब तुम लोग बताओगे जल्दी से। बताओ, यूपीएससी द्वारा मिलता क्वेश्चन जो भी सॉल्व करो। एक बार रिवाइज कर लो जो लिखा है, एक बार रिवाइज करो तो टाइम लगेगा जो लिखा है। हाँ चलो बताओ क्या होगा, इनसे बताओ। अरे यार अभी बताया ना निर्वाचन मंडल, कौन इसमें कौन नहीं हो सकता है? मनुष्य यही होंगे, तो एक हटा दो, एक किसमें नहीं है? केवल सी में। अरे बोलो यार, अच्छा नहीं कुछ और है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है? इलेक्शन में कौन शामिल नहीं होता है? विधान परिषद के सदस्य और शामिल नहीं होता है, ठीक है? तो 1 हो गया, 2 हो गया ना, तो कौन सा ऑप्शन बना? डी वाला पक्का? चलो ठीक है, सही, वेरी गुड। आराम आराम से करो, यूपीएससी का है, इसे जो पहले बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगी। पढ़ लिया? 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। चलो बताओ, चारों ऑप्शन है एबीसीडी। अब से हाथ खड़ा करोगे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तब मुझे क्या पता कौन पहले बोल के निकल गया। बताओ। मत मूल निर्धारित, बताया ना मत मूल्य किस दिन के लिए बनाया था, उसी दिन को। यार का क्वेश्चन है यूपीएससी का, समझ में आ गया? क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। डी या डी? डी पर बस्ती वाला ना। चलो ठीक है, डी। अब जिसे आएगा वो हाथ खड़ा करेगा पहले, समझ? तभी चॉकलेट मिलेगी, ऐसे नंबर नहीं लोगे फिर। बताओ चलो, जिसे आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, मैं पूछूंगा फिर। चलो अबाजी को मौका दे रहा है, अबाजी तरफ लगा बताओ। अब ऐसे ही, अब क्या ये नहीं होता है, बस एक बार में सोच के बताओ। अब तुम्हारा मौका जा चुका है, बताओ जया जी क्या होगा? क्या होगा बताओ, एबीसीडी कौन सा होगा? देख लिया आराम से। विधेयक को रोक सकता है, पॉकेट बी पे रोक सकता है ना?
और क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक को पुनः ये तो वापस कर सकता है, नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद ही लाया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या करना, तुम बोलते हो तुमने कहा पहला कहाँ हो गया? अगर विधेयक को वापस नहीं दे सकता ना, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है केवल एक, चलो ठीक है सही बात है, अगर की जीत हो गई इसमें। चलो अब जी को एक चॉकलेट दिया जा रहा है, ठीक है ठीक है, लो कैच कर पाओगे? चलो चलो नेक्स्ट बताओ, अपनी तैयार रहना एकदम, हाथ खड़ा करना है, देर मत देना। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है जो अभी अभी तुमने क्लास में करवाया, जैसे आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। अरे यार ज्यादा छोटा ना कर दिया, आंसर ना आ जाए। रुक जा रहे, कितनी जल्दी है? हाँ, अब बताओ, अब शाबाश, क्या होगा इसका आंसर? हाथ खड़ा करो पहले, किसे आ रहा है? अनिता जी बताओ। डी यानी कि एक कर दो, और अभी संघीय कानून के अंतर्गत बनने वाला नहीं बताया, यूनियन लॉ वाला। हाँ, राष्ट्रपति और गवर्नर के बीच में 3 अंतर बताएगा कि नहीं बताएगा? तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी वाला कि डी वाला कि ए वाला? क्या होगा? राष्ट्रपति किसके संबंध में पूर्ण क्षमादान दे सकता है? दे सकता है, यही तो राष्ट्रीय शक्तियां थी, इसी में तो गवर्नर से अलग है, बताया था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा ना। कुछ बोलती क्यों नहीं है? तो मुझसे मत कीजिए, हाथ से खड़ा करो, ऐसे देर तक कैसे करेंगे? पहली बार में नहीं होता है, समझा? मैं बताऊंगा तो मैं खाऊंगा चावल निकाल के, तो तुम्हें सामने जो बताएगा वो खाएगा, मैं बताऊंगा मैं खाऊंगा। चलो चलो देख लिया, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने, लेकिन बता दो। चलो हाथ खड़ा करोगे, जिसे आएगा वो हाथ खड़ा करोगे। बताओ सलोनी जी, बताओ क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कदम सही है? अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा होता है। चलो वेरी गुड, सलोनी जी को चॉकलेट मिल गई आज, ठीक है, पहले मिला तुम्हें, मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी कराया है यूपीएससी 2022 में, ठीक है। क्लास में बने रहोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन क्लास में तो शेर आते हो तो क्या किया जाए? सही है तो कर रहा है। यूपीपी से कह रहे हैं क्वेश्चन करो, इनसे बताओ मुझे, हाथ खड़ा करोगे जिससे आएगा। जय जी बताओ। 42वें संविधान से जुड़ा राष्ट्रपति मध्यप्रदेश, हाँ वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगा? डी। इतनी तो चॉकलेट देता क्वेश्चन ले आए, वेरी गुड। चलो बताओ, हाथ खड़ा करो जिससे आएगा, पहले बता दी। अब बता चुकी है वो, है ना। क्या हो जाएगा ऐसे बता दो, चलो क्या हो जाएगा? 44वीं निर्वाचन आयोग ने क्या दिया था? सलाह को पुनर्विचार। कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट? जनता पार्टी की गवर्नमेंट, याद है ना, राजीव प्रताप। चलो क्लास में हो चुका है, हाथ खड़ा करोगे पहले बोलोगे सबका चौकट खा जा रही है। रात्रि का पत्र तो चुनाव कितने नजर आ जाएंगे? 6 माह, मेरी दूसरे 2018, ठीक है। चलो ये बताओ, महाभियोग किस आधार पर लगेगा? ये आसान आसान है, दूसरे बता दो। चलो ये तो आसान है ना, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। इसमें गलती से सी दे दिया, समझ में आ रहा है ना, संविधान का उल्लंघन नहीं लगेगा। कुछ गलतियां इसमें हो सकती है, इसमें बड़ी बड़ी बात नहीं है। किस मामले में राष्ट्रीय सामान्यता निष्पक्ष की सलाह से बैठा नहीं माना है?
सोच के बताओगे आराम से। यूपीएससी के बेसिस पर है, इसे जो बताओ, अब बताना नहीं इसका आंसर, हाथ खड़ा करना है, बताओ चलो, हाँ हाथ खड़ा करो, किसे आ रहा है? नीति जी बता दो चलो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए समझ रहे हो ना, त्रिशंकु लोकसभा के समय पर राष्ट्रपति मंत्री की सलाह नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना। चलो गुड, नीति जी को मिल गया चॉकलेट, दोबारा वाले को भी नहीं दूंगा मैं इतने आराम से, है ना। चलो चलो अभी कल भी मौका मिलेगा, कल भी लेके आऊंगा क्वेश्चन। चलो ये बताओ, राष्ट्रपति की अध्यक्ष शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित निर्णय कौन सा क्लास में हो चुका है? डीसी वाधवा के क्लास में बता दिया। इस केस में क्या हुआ था, बोला गया था कि बार बार अध्यादेश लाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर विधायी शक्तियों का हरण हो जाएगा। ठीक है, यह आसान सा क्वेश्चन था, यूपीएससी 2018 में आया था, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जो ये आसान था ना। चलो ये भी आसान है, बताओ क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, अभी ये हाथ खड़ा करने वाला अभी आएगा। ठीक है, अभी आसान क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे। नियुक्ति पत्र नहीं देता है, नियुक्ति पत्र का शपथ दिलवा रहे हैं। ठीक है, चलो ये बताओ, सोच कर बताना। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, अभी जल्दी आएगा था, देख के बताओ क्या हो जाएगा? डी। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, है ना, सब में आ गया। संविधान संशोधन और धन विधेयक, क्योंकि दोनों राष्ट्रपति की सलाह पर आते, बता चुका हूं किसी क्लास में, जो नहीं दोनों क्यों लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? तो ये क्लास में हो चुकी है ना, देखो सारी चीजें आई हुई है, बस क्लास में बैठना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ए और बी दोनों हो जाएगा ना, आगे बढ़े। चलो अभी आसान सा क्वेश्चन, कठिन वाले पे हम चौकट देंगे, क्योंकि अब चौकट की संख्या कम है और बताने वाले की संख्या ज्यादा है, तो जो अभी बता रहे हैं। चलो हाथ खड़ा करो, ये बताओगे तो दूंगा। कौन बताएगा? पल्लवी जी बताओ, क्या है? सदस्य नहीं है? हाँ नहीं है। अंग है? हाँ है, वेरी गुड, दोनों बात तो सही है। चलो अंतिम चॉकलेट बढ़ गई है, इसका मतलब भाग जाना, सारे क्वेश्चन करके आना। ठीक है, और मैं का चॉकलेट, लेकिन तुम लोग का टाइम हो रहा है ना। चलो 6 बजे तक छोड़ दे रहे, गुड, बस चलो जल्दी कर ले रहे। बताओ क्या होगा? अनुच्छेद 78 अभी भी करवाया। प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना दे, किसमें लिखा हुआ है? 78 में। 76 में महान्यायवादी, 74 में रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझो उत्तरदायित्व लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़े, जैसे देखो पीडीपीसी क्या पेज में आएगा क्वेश्चन है। अभी भी बताया, महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में? 76 में। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। यूपीएससी 2013 में आया है, सिंपल का क्वेश्चन। चलो ये बता दो, अब ये बता दो तो कल जो बताएगा उसको कल के लिए चॉकलेट आ जाएगी उसके लिए। जैसे आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। अरे ऐसे भी पूछना है, बताओ। अच्छा आपको खत्म क्या होगा? तो एक इसमें ऑप्शन निकाल दिया, सी होगा कि ए होगा कि बी होगा, क्या होगा? दोनों सदनों को बैठक सम्मिलित कर सकता है, कर सकता है। संस्था अध्यादेश में भी कर सकता है, राष्ट्रपति भी कर सकता है। संसद को संदेश दे सकता है, दे सकता है। ठीक है, और सही जगह बुला सकता है। मेरी बात सुन रहे? अध्यादेश तो तब आता है जब कोई एक सदन ना चल रहा हो। ठीक है, चलो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसमें शायद गलत किया है, इसमें कुछ और दिया, लेकिन इसका सही आंसर सी है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। चलो बताओ आगे, ये तो आसान हो गया। बताओ अध्यक्ष की शक्ति किसमें है? 123 में। चलो ये आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आसान है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताओ। सी वाला पक्का समझ में आ गया? ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ।
त्रिशंकु लोचन प्रधानमंत्री नियुक्ति ले रहा है ना। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले का काम क्या करता है? मंत्रिपरिषद का गठन करता है, समय फ्री को निर्णय लेगा। वही मंत्रिपरिषद है। त्रिशंकु लोचन नीति अभी नहीं चल रहा था जब तक प्रधानमंत्री नहीं आया। प्रधानमंत्री आ गए और त्रिशंकु लोचन खत्म हो गई। समय मंत्रिपरिषद का गठन नहीं, सरकार का गठन। ठीक है, चलो अब छोड़ देगा तुम लोग। बस एक दो क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और कर लो, बस एक दो क्वेश्चन और है। ये वाला कर लो, पीछे सर यूपीएससी 2012 में आया है, कर लो, मुझे बताओ। क्या राष्ट्रपति भारत का वास्तविक कार्यपालिक प्रमुख है? नहीं है। तो क्या हो गया? पहला और तीसरा, यानी कौन सा वाला? वास्तविक कार्यपालिक प्रमुख है, नहीं, नाम मात्र का है। वास्तविक कार्यपालिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, लिखा हुआ है ना। चलो बस एक अंतिम में हो गया, चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन तुमने वो कर दिए, चलो जाओ।